तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक रिश्ते के सफर के शायद सबसे अहम मोड़ को दिखाते हैं। इसे कहा गया है तीसरी मुलाकात, और इसका जो उपशीर्षक है वो है भावनात्मक सफलता और जुड़ाव। हाँ, और ये नोट्स एक तरह से केस स्टडी की तरह है कि कैसे दो लोग जिनके बीच सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत हुई है वो एक गहरे इमोशनल स्तर पर जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल सिर्फ ये नहीं होगी कि क्या हुआ, नहीं, बल्कि ये होगी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हम वो बारीकियां, वो शब्द, वो खामोशियां, उन सब को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे थे उस पल में, ये समझना बहुत दिलचस्प होगा। सही। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि उन पलों के पीछे का विज्ञान क्या था। हाँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक संयोग से। दोनों उसी कैफे में एक ही समय पर बिना किसी प्लान के पहुंच जाते हैं, और लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, टाइमिंग मैच होगी आज। एक बहुत ही सामान्य सी लाइन। हाँ, बहुत कैजुअल। लेकिन लड़के का जवाब इसे दिलचस्प बना देता है। वो कहता है, लगता है यूनिवर्स चाह रहा है हम मिलें। अब ये लाइन सुनने में थोड़ी फिल्मी लग सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली चीज हो रही है। अच्छा। इसे हम साझा कहानी का निर्माण या शेयर्ड नैरेटिव कह सकते हैं। हाँ। लड़के ने एक साधारण से संयोग को एक कहानी बना दिया। एक मतलब दे दिया उस मुलाकात को। सही है। एक ऐसी कहानी जिसका मतलब है कि ये मुलाकात खास है, ये किस्मत में थी। ऐसा करके वो इस मुलाकात को रोज की घटनाओं से ऊपर उठा देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक फ्लर्ट करने वाली लाइन नहीं है, बल्कि अनजाने में ही सही रिश्ते को एक मतलब देने की कोशिश है। हाँ, और ये तनाव भी कम करता है। दोनों को एक छोटी सी मजेदार साजिश का हिस्सा बना देता है, जैसे वो दोनों एक सीक्रेट जानते हो। और सोर्स कहता है कि लड़की थोड़ा शर्मा जाती है, पर सामान्य दिखने की कोशिश करती है। उसकी बातों का उस पर असर तो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और फिर वो एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं। और यहाँ की जो खामोशी है वो भी महत्वपूर्ण है। ये कोई अजीब असहज खामोशी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि पिछली मुलाकातों ने एक आधार बना दिया है। उन्हें अब हर पल को बातचीत से भरने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। वो एक दूसरे की मौजूदगी में शांत रह सकते हैं। और यहीं से शायद गहरे जुड़ाव की जमीन तैयार होती है। एग्जैक्टली। तो अभी तक तो सब कुछ बड़ा हल्का फुल्का चल रहा है, एक सहजता है। लेकिन असली जुड़ाव तो तब बनता है जब कोई इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। सही बात है। हमारे नोट्स में जो अगला पल है वो शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोनों अपना काम कर रहे हैं और अचानक लड़की खिड़की के बाहर देखते हुए गंभीर हो जाती है। नोट्स में लिखा है कि उसकी आंखें थोड़ी नम महसूस होती हैं, जैसे कोई पुरानी याद आ गई हो। ये एक बहुत ही नाजुक पल है। यहाँ लड़के के पास कई रास्ते थे। वो इसे नजरअंदाज कर सकता था, या सीधे पूछ सकता था, क्या हुआ, तुम रो रही हो, जो शायद थोड़ा दखल देने जैसा लगता। लेकिन वो जो रास्ता चुनता है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो बस धीरे से पूछता है, यू ओके? मुझे ये जानना है कि ये दो शब्द यू ओके इतने असरदार क्यों हैं? सब ठीक तो है या क्या हुआ पूछने से ये अलग कैसे हैं? देखिए, मनोविज्ञान में इसे कम दबाव वाली पूछताछ या लो प्रेशर इंक्वायरी कहते हैं। अच्छा। क्या हुआ जैसा सवाल सीधे जवाब की मांग करता है। सामने वाले को लग सकता है कि उन्हें अपनी भावनाओं को सही ठहराना पड़ेगा। हाँ, एक दबाव आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन यू ओके एक खुला सवाल है। ये दबाव नहीं डालता। ये सिर्फ एक दरवाजा खोलता और कहता है, अगर तुम बात करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ, और अगर नहीं तो वो भी ठीक है। ये सम्मान दिखाने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। बहुत प्रभावशाली तरीका है। और लड़की कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जो कहती है वो इस मुलाकात का केंद्र बिंदु बन जाता है। वो कहती है, कभी कभी सब ठीक होते हुए भी दिल भारी लगता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपनी कोई खास समस्या नहीं बताई। हाँ, जैसे मेरे बॉस ने ये कहा या ऐसा कुछ नहीं। नहीं, उसने एक बहुत ही यूनिवर्सल, एक गहरी भावना साझा की है। इसे अमूर्त भेद्यता या एब्स्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटी कहा जा सकता है। अपनी कमजोरी जाहिर करने का एक सुरक्षित तरीका। हाँ, वो देख रही है कि क्या सामने वाला इंसान इस गहरी जटिल भावना को समझ भी सकता है या नहीं, और लड़के का जवाब इस टेस्ट को पास कर लेता है। उसका जवाब है, आई अंडरस्टैंड, आई फील दैट समटाइम्स। उसने कोई सलाह नहीं दी, कोई समाधान नहीं बताया, जो अक्सर लोग करने की गलती करते हैं। हाँ, ये इतना असरदार क्यों है? यहाँ पर हमें वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट लूप
या वल्नरेबिलिटी विश्वास चक्र का एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट लूप। जब एक व्यक्ति अपनी कमजोरी, अपनी वल्नरेबिलिटी जाहिर करता है और दूसरा व्यक्ति उसे बिना जज किए सहानुभूति के साथ अपनाता है, तो भरोसा मतलब ट्रस्ट बहुत तेजी से बनता है। अच्छा। लड़के ने मैं समझता हूं कहकर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। नहीं, उसने कहा है कि इस भावना के साथ तुम अकेली नहीं हो, मैं भी इसे महसूस करता हूं। इस एक पल ने उन्हें दो अलग-अलग लोगों से हम बना दिया। वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। सोर्स कहता है कि लड़की उसे हैरानी से देखती है, जैसे उसे आखिरकार कोई मिल गया हो जो उसे बिना समझाई समझता है। और यहीं से गहरी बातचीत का दरवाजा खुलता है। वो कहती है जिंदगी में कुछ लोग हर्ट कर देते हैं और फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अब वो उस अमूर्त भावना को थोड़ा और ठोस रूप दे रही है, क्योंकि विश्वास का वो जो चक्र है वो शुरू हो चुका है। और लड़के का जवाब इस चक्र को और मजबूत करता है। हाँ, वो कहता है, सेम, अतीत ने बहुत खराब किया है, पर मैं अब भी यकीन करता हूं कि सही इंसान एक दिन जरूर मिलेगा। यहाँ वो दो काम कर रहा है। पहला, वो उसके दर्द को स्वीकार कर रहा है सेम कहकर, और दूसरा, वो अपनी खुद की एक कमजोरी और साथ ही एक उम्मीद भी साझा कर रहा है। ये साझा दर्द और साझा उम्मीद उन्हें और करीब ले आती है। बिल्कुल। और इस बातचीत का असर कमाल का होता है। लड़की पहली बार खुलकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम उम्मीद रखते हो, ये बहुत दुर्लभ है। जिस पर लड़का जवाब देता है, और तुम मजबूत हो, ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। यह सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक दूसरे के उस गुण को पहचानना है जो उन्होंने अपने दर्द से सीखा है। बिल्कुल, ये एक दूसरे की आत्मा को पहचानने जैसा है। वो उसके भविष्य की ओर देखने की क्षमता की तारीफ कर रही है, और वो उसके अतीत से लड़ने की ताकत की। इसके बाद जो शांतिपूर्ण खामोशी छाती है, नोट्स के अनुसार वो एक मजबूत भावनात्मक पुल का निर्माण करती है। हाँ, और ये वो पुल है जिस पर अब भरोसा, सम्मान और शायद भविष्य में प्यार भी चल सकता है। यहाँ से आगे की बातचीत उनके रिश्ते की नई गहराई को दिखाती है। वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि उनकी मौजूदगी का उन पर क्या असर हो रहा है। लड़की कहती है, तुमसे बात करके हल्का महसूस होता है। ये एक सीधी और सच्ची तारीफ है, जिसे हम इम्पैक्ट की पुष्टि या इम्पैक्ट अफर्मेशन कह सकते हैं। इम्पैक्ट अफर्मेशन। हाँ, एक्सीलेंट। किसी के गुणों की तारीफ करने जैसे तुम मजेदार हो, और किसी के प्रभाव की तारीफ करने जैसे तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा महसूस होता है। जी, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। प्रभाव की पुष्टि ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि ये बताती है कि सामने वाला इंसान आपकी दुनिया पर एक सकारात्मक असर डाल रहा है। और लड़के का जवाब भी उतना ही गहरा है। वो कहता है, तुमसे मिलने के बाद मुझे अकेलापन कम महसूस होता है। हाँ, ये दोनों ही बातें ये दिखाती हैं कि वे एक दूसरे की जिंदगी में एक खालीपन को भर रहे हैं। एक को हल्का महसूस हो रहा है, दूसरे को कम अकेला। और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि वे एक दूसरे को रोमांटिक नजर से नहीं देख रहे हैं। हाँ, बल्कि गहरे सम्मान और आराम के भाव से देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जुड़ाव आकर्षण से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से पैदा हो रहा है। अक्सर हम मानते हैं कि रिश्ते अट्रैक्शन से शुरू होते हैं और फिर समझ तक पहुंचते हैं। लेकिन ये केस स्टडी दिखाती है कि एक और रास्ता भी है, जहां गहरी समझ और सम्मान पहले आते हैं, जो एक ज्यादा मजबूत नींव तैयार करते हैं। अब मुलाकात के अंत का समय आता है, और यहाँ एक और प्यारा और चुलबुला पल है जो इस नई सहजता को दिखाता है। हाँ, लड़की धीरे से उसके फोन को अपनी तरफ खिसका कर कहती है, मेरा नाम सेव कर लो, अब अननोन स्माइल मत लिखना। ये पल मुझे बहुत पसंद है। ये इस बात का सबूत है कि वो कितनी ऑब्जर्वेंट है। सही बात है। वो सिर्फ सुन नहीं रही थी, वो समझ भी रही थी कि लड़का उसे किस तरह दिखता होगा। ये एक चुलबुला पल है जो दिखाता है कि अब उनके बीच का माहौल इतना सुरक्षित है कि वो उसे छेड़ सकती है। हाँ, ये मजाक उनके बीच की सारी बची खुची औपचारिकताओं को खत्म कर देता है। बिल्कुल। लड़का भी हंसते हुए पकड़ा जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर वो आंख मारकर कहती है, बस पता था। और फिर वो उसका नाम सेव करता है, अवनी। एक अननोन स्माइल को अब एक पहचान, एक नाम मिल गया है। क्या इसका भी कोई प्रतीकात्मक महत्व है? बिल्कुल है। नाम देना, ये जानना किसी चीज को अमूर्त से मूर्त बनाने की प्रक्रिया है। जब तक वो अननोन स्माइल थी, वो एक ख्याल थी, एक कल्पना थी। और अब वो अवनी है, एक वास्तविक व्यक्ति। सही। ये रिश्ते को अनौपचारिक से औपचारिक बनाने की तरफ एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक तरह से रिश्ते को आधिकारिक बनाने जैसा, कम से कम उनकी अपनी छोटी सी दुनिया में। हाँ। और जाते जाते अवनी मुड़कर कहती है,
अगली बार लंबी बात, वादा। वो इस जुड़ाव को आगे ले जाना चाहती है। और वो इसका आश्वासन मांग रही है। हाँ। वो जवाब देता है, पक्का। सोर्स कहता है कि वो इस बार पहले से ज्यादा देर तक मुस्कुराती है और चली जाती है। और उसी रात वे दोनों बिना किसी डर के देर रात तक बातें करना शुरू कर देते हैं। वो जो भावनात्मक पुल कैफे में बना था, अब वो डिजिटल दुनिया में भी फैल गया है। जो दिन में भेद्यता और विश्वास का चक्र शुरू हुआ था, अब वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए और गहरा हो रहा है। वो दीवारें जो उन्होंने अपने चारों ओर खड़ी कर रखी थीं, अब सच में गिरने लगी हैं। हाँ, तो इस पूरी मुलाकात का सार क्या निकलता है? हमने इसे कहानी की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखा। एक संयोग को साझा कहानी में बदलना, फिर कम दबाव वाली पूछताछ के जरिए एक सुरक्षित माहौल बनाना, और फिर भेद्यता विश्वास चक्र के जरिए एक गहरा भावनात्मक पुल बनाना। अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मुलाकात भावनात्मक जुड़ाव का एक आदर्श खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। सही। ये दिखाता है कि सच्चा कनेक्शन बड़े बड़े वादों या दिखावे से नहीं बनता। ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने, बिना जज किए किसी की बात सुनने और सही समय पर सही बात कहने से बनता है। और ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोई मदद ना करना। सिर्फ ये कहना, मैं समझता हूँ, तुम अकेले नहीं हो। स्रोत सामग्री अंत अगली यानी चौथी मुलाकात की एक झलक के साथ होता है, जहां उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि अगर सच्चा भावनात्मक जुड़ाव, सम्मान और सुकून एक परफेक्ट रिश्ते की नींव है, तो वो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है जो इस गहरी दोस्ती और समझ को रोमांटिक प्यार में बदल देती है? क्या वो एक पल होता है, एक एहसास, या एक सचेत निर्णय? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर रिश्ते को खुद खोजना पड़ता है।